जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जैसा आपको पता है, कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डीएडीआर 58% की मंजूरी दे दी। 3% की मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट मीटिंग पे। पहले आपको पेंशन सैलरी में 55% डीएडीआर मिलता था, अब मिलेगा 58%। काफी पेंशनर्स के सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि सर अब 3 महीने का एरियर कब मिलेगा? इस महीने दिवाली भी है 20 तारीख की, तो क्या दिवाली से पहले मिल जाएगा एरियर डीएडीआर का? इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा अक्टूबर की पेंशन के बारे में। पेंशनर्स के कुछ सवाल हैं अक्टूबर की पेंशन के बारे में। दिवाली आ रही है 20 तारीख को, तो क्या अक्टूबर की पेंशन दिवाली से पहले मिल जाएगी? अक्टूबर की पेंशन पे कितना परसेंट डीएडीआर मिलेगा? 55% या फिर 58%? इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सरकार ने डीएडीआर की अप्रूवल तो दे दी, अब सरकारी लेटर कब आएगा डीएडीआर पे? इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ 3 महीने का एरियर कैसे कैलकुलेट होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। आप आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे डीएडीआर का एरियर निकाला जाता है। जिन पेंशनर्स को आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता वो सीख सकते हैं। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। जी हां दोस्तों, एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी सेल की तरफ से 8 सीपीसी पर एक प्रपोजल तैयार करा गया है। एक मांग रखी गई है मिलिट्री सर्विस पे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों ऑफिसर्स की सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दिखाई गई है, उससे कम एमएनएस की मिलिट्री सर्विस पे दिखाई गई है, फिर उससे कम जेसीओस की, और फिर उससे कम ओआरस की। अगर ये प्रपोजल सरकार के पास चला जाता है तो दोस्तों फिर आप भूल जाइए कि आपको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। फिर आप भूल जाइए, क्योंकि प्रपोजल इस तरीके से बनाया गया है जिसमें इक्वल एमएसपी की कोई मांग नहीं रखी गई है। खाली रैंक के आधार पे, डेजिग्नेशन के हिसाब से, उनके काम को देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड करी गई है। एडजुटेंट जनरल ब्रांच के इस प्रपोजल में क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। कुछ एडवाइस भी मैं देना चाहूंगा एडजुटेंट जनरल ब्रांच सेल को। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सही जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें, फ्री में आप वीडियो देखें, और फ्री में आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं, लेटरों के आधार पे, वो भी जानकारियों के आधार पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है डीएडीआर के एरियर के बारे में। जैसा आपको बताया, भारत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 1 अक्टूबर को डीएडीआर बढ़ाने की घोषणा कर दी। यानी पहले आपको 55% डीएडीआर मिल रहा था, अब मिलेगा 58%, यानी 3% की बढ़ोतरी मिल गई है कैबिनेट अप्रूवल में। अब दोस्तों पेंशनर का सवाल है कि एरियर कब तक मिलेगा? क्या दिवाली से पहले एरियर मिल जाएगा या फिर दिवाली के बाद मिलेगा? दोस्तों सरकार ने जो घोषणा करी है वो करी है 1 अक्टूबर को, छुट्टी वाले दिन, और हमें लग रहा था कि शायद सरकार 8 तारीख को या फिर 15 तारीख को करेगी, जैसे कि कल भी मैं आपको बता रहा था, लेकिन सरकार ने 1 अक्टूबर को घोषणा करी है। अब इसका मतलब है कि 20 अक्टूबर से पहले पहले, यानी दिवाली से पहले पहले सरकारी आदेश भी आ जाएगा।
डीए पर भी और डीआर पे भी। जो डीए का आदेश आएगा वो आएगा कर्मचारियों के लिए डीएनएस अलाउंस पे, और जो डीआर का ऑर्डर आएगा डीएनएस रिलीफ का वो आएगा पेंशनर के लिए। यानी 20 तारीख से पहले पहले दोनों ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, डीए पर भी और डीआर पर भी। अब सवाल है, क्या एरियर दिवाली से पहले मिलेगा? मिल सकता है, मिल सकता है। जी हां दोस्तों, 20 तारीख से पहले पहले सरकार को डीए डीआर पे ऑर्डर निकालना पड़ेगा और फिर वो ऑर्डर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के पास पहुंचाना पड़ेगा, ताकि दिवाली से पहले 3 महीने का डीआर का एरियर आपको दे दिया जाए, स्पर्श की तरफ से भी और बैंक की तरफ से भी। तो दोस्तों, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली से पहले आपको 3 महीने का एरियर मिल जाए, ताकि थोड़ी बहुत खुशी हमें मिल जाए। ज्यादा बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए सिर्फ 3% की ही बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ 3% की। महंगाई के हिसाब से 5% से ऊपर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 7 सीपीसी में आपका डीएडीआर 65% से ऊपर नहीं जा रहा 1/1/2026 से। अगर हम 6 सीपीसी की बात करें, 31/12/2015 की बात करें, तो आपका डीएडीआर 6 सीपीसी तक 125% तक चला गया था। लेकिन दोस्तों, अब आपका डीएडीआर 65% से भी ऊपर नहीं है 1/1/2026 से, 60% के आसपास भी है। खैर, वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी है। अब दोस्तों, 3 महीने का जो एरियर है वो कैसे निकाला जाएगा? एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। पेंशन पे जो एरियर दिया जाता है उसको राउंड ऑफ करके दिया जाता है। राउंड ऑफ कैसे? जैसे एक सिपाही की बेसिक है 20,463 और सरकार ने कितने परसेंट बढ़ोतरी करी है डीएडीआर में? सिर्फ 3%। जैसे किसी की बेसिक है सिपाही की 20,463, तो पहले आप इसका 3% करेंगे तो यह आएगा 613.89, यानी 613.89। तो दोस्तों, ये जो फिगर है ये राउंड ऑफ हो जाएगी। 613.89 है तो ये हो जाएगा 614। और कितने महीने का एरियर है? 3 महीने का। तो 614 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो टोटल एरियर बनेगा 1,842 रुपए। इतना एरियर बनेगा। तो इस तरीके से आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं 3 महीने का। ये उनके लिए है जिनको एरियर कैलकुलेट करना नहीं आता, जिनको पता है उनके लिए ठीक है। तो इतना एरियर बनेगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा अक्टूबर की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों जैसा आपको पता है 20 तारीख को दिवाली है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि डीएडीआर का एरियर तो 20 तारीख से पहले मिल जाए। अभी टाइम है, पूरे 19 दिन या फिर 18 दिन है। तो 20 तारीख से पहले हमें डीआर का एरियर दे दिया जाए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की तरफ से। अब दोस्तों, पेंशन कब मिलेगी अक्टूबर की? जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स के सवाल भी आ रहे थे कि सर डीएडीआर की तो घोषणा हो गई, 58% तो हमें मिल जाएगा, लेकिन अब पेंशन कब मिलेगी? क्या पेंशन जल्दी मिलेगी दिवाली को देखते हुए? नहीं दोस्तों, जब सरकार ने या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने दशहरा को देखते हुए, दुर्गा पूजा को देखते हुए या फिर नवरात्रि को देखते हुए सितंबर की पेंशन 26 या फिर 25 तारीख को क्रेडिट नहीं करी, 30 सितंबर को क्रेडिट करी, तो ठीक इसी तरीके से अक्टूबर की पेंशन भी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, चाहे दिवाली हो या फिर होली हो, अक्टूबर की पेंशन आपको दी जाएगी 31 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों, और उस पर आपका डीएडीआर लगेगा 58%, 58% आपको मिल जाएगा अक्टूबर की पेंशन पे। तो दोस्तों, अक्टूबर की पेंशन मिलेगी 31 अक्टूबर को स्पर्श की तरफ से। जो बैंक है और जो सीपीपीसी है वो दोस्तों 2 से 3 दिन पहले दे सकते हैं पेंशन, लेकिन स्पर्श की तरफ से जो पेंशन है वो दी जाएगी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मिलेगी। तो दोस्तों, दिवाली को देखते हुए पेंशन आपकी जल्दी क्रेडिट नहीं होगी, मिलेगी पेंशन 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दे दी डीएडीआर के एरियर के बारे में और पेंशन क्रेडिट के बारे में। पेंशन आपको मिल जाएगी 58% डीएडीआर के साथ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों एजी ब्रांच, एडजुटेंट जनरल ब्रांच का प्रपोजल 8 सीपीसी पे। जी हां दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा प्रपोजल है, लेकिन सारी जानकारी मैं आपको नहीं दे रहा हूं।
मैंने इसमें से सिर्फ एक प्रपोजल लिया है, मिलिट्री सर्विस पेपर, यानी आर्मी सेल ने, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की मांग करी है। 8 सीपीसी में अधिकारियों को ज्यादा मिलिट्री सर्विस में मिले, उसके बाद एमएनएस को ज्यादा मिले, जेसीओस को ज्यादा मिले और ओआरएस को ज्यादा मिले। जो हमारी डिमांड है, जेसीओस की, ओआरएस की डिमांड है कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल कर दी जाए अधिकारियों के समान। जैसा आपको पता है, पहले चंडीगढ़ में भी इसका कोर्ट केस चला था, वहां से ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा, वहां से भी ये डिसमिस हो गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में ये एडमिट ही नहीं हो पाया केस, वहां से भी ये डिसमिस हो गया। यानी कोर्टों को लगा, कोर्ट का मानना है कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल करने का जो मैटर है ये सरकार के पास है, ये पे कमीशन का मामला है। अगर सरकार को लगता है कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए जेसीओस ओआरएस की, तो वो सरकार कर सकती है। अगर सरकार को नहीं लगता तो फिर वो नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों इसी बीच एजी ब्रांच, एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से एक प्रपोजल तैयार करा गया है, मिलिट्री सर्विस पेपर। इन्होंने बताया है कि मिलिट्री सर्विस पे किस तरीके से मिलनी चाहिए ऑफिसर्स को, एमएनएस को, जेसीओ को और ओआर को। हमारी डिमांड है कि ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे इक्वल हो जाए अधिकारियों की। लेकिन जो आर्मी सेल है, एडजुटेंट जनरल ब्रांच है, उनका कुछ और ही कहना है। उनकी डेफिनेशन कुछ और है मिलिट्री सर्विस पेपर, और सरकार की भी डेफिनेशन कुछ और है मिलिट्री सर्विस पेपर। लेकिन हम जानते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे का क्या मतलब है और हमारी क्या डिमांड है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने, आर्मी सेल ने जो प्रपोजल तैयार करा है, दोस्तों ये पूर्ण प्रपोजल नहीं है। जी हां दोस्तों, जो हमारी डिमांड है उस तरीके का ये प्रपोजल नहीं है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इन्होंने डिमांड करी है कि ऑफिसर्स की मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में हो 30,000। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी। इन्होंने डिमांड करी है कि अधिकारियों को 30,000 मिलिट्री सर्विस पे मिले, उनकी कंडीशन को देखते हुए, उनके रैंक के हिसाब से, जैसे कि वो किस तरीके का काम करते हैं, जैसे कि कमांड रिस्पेक्टिव्स या फिर ऑपरेशनल पिक। जी हां दोस्तों, यानी उनका कमांड का काम है, कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को इंस्ट्रक्शन देना। अब दोस्तों इन्होंने डिमांड करी है प्रपोजल में, आर्मी सेल ने, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने, कि अधिकारियों को 30,000 मिलिट्री सर्विस पे मिले। क्यों? उनकी रैंक को देखते हुए, उनके डेजिग्नेशन को देखते हुए। जैसे कि उनका रिमार्क है, उनका काम है कमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कमांड करना, या फिर ऑपरेशनल पिक करना। जी हां दोस्तों, किसी ऑपरेशन में बढ़ा चढ़ा के इंस्ट्रक्शन देना, किस तरीके से क्या करना है, क्या होना है, पूरी एक रूपरेखा तैयार करना। तो इस वजह से इनको मिलिट्री सर्विस पे 30,000 दी जाए। अब दोस्तों ये 30,000 कैसे डिसाइड करी गई है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। 7 सीपीसी में अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे कितनी है? 15,500। अगर आप 8 सीपीसी का इसमें फिटमेंट फैक्टर लगाएं 1.92, तो दोस्तों ये मिलिट्री सर्विस से पहुंच जाती है 29,760 रुपए, यानी अप्रॉक्स लमसम 30,000 रुपए। साथ ही साथ दोस्तों फिर बात आई मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की। इनको भी अधिकारी ही माना है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को। इस वजह से मेन अधिकारियों से कम इनकी मिलिट्री सर्विस पे लिखी है 21,000 रुपए। और रिमार्क क्या लिखा है, किस कंडीशन पे इनका काम क्या है? मेडिकल असिस्टेंस अंडर ऑपरेशनल कांस्टेंट। जी हां दोस्तों, एक तरीके के ये अधिकारी हैं, मेडिकल असिस्टेंट देती हैं, किस तरीके से ये चीज है, मेडिकल की ये जुड़ी चीजें हैं, यानी इंस्ट्रक्ट करती हैं मेडिकल से जुड़ी चीजों को। तो एक तरीके की ये भी अधिकारी के रूप में आई। तो इनके लिए मिलिट्री सर्विस पे रखी है 21,000। अब ये 21,000 रुपए कैसे आई, ये भी मैं आपको समझाता हूं। एमएनएस की 7 सीपीसी में मिलिट्री सर्विस पे है 10,800। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो दोस्तों इनकी मिलिट्री सर्विस पे आती है 8 सीपीसी में 20,736। तो अप्रॉक्स इन्होंने रख दी 21,000 रुपए यहां पे। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने डिवाइड कर दिया जेसीओ को अलग और ओआरएस को अलग। जेसीओ के लिए मिलिट्री सर्विस पे रखी है 18,000 रुपए, क्योंकि ये गैजेटेड रैंक है, ये अलग रैंक है, ओआरएस के समान नहीं है, ये गैजेटेड रैंक है, गैजेटेड इनका स्टेटस है।
साथ ही साथ लीडरशिप की इनकी क्वालिटी है जेसीओस की। मैं नायब सूबेदार की बात कर रहा हूं, सूबेदार की बात कर रहा हूं, सूबेदार मेजर की बात कर रहा हूं। तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए, गैजेटेड रैंक को देखते हुए इनकी मिलिट्री सर्विस पे 18,000 इनको दी जाए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ओआरस की मिलिट्री सर्विस पे रखी है, यानी सिपाही नायक हवलदार की, इनकी मिलिट्री सर्विस पे रखी है 12,000 रुपए। बेसलाइन ऑपरेशनल रिस्क। अब दोस्तों अगर इनको मिलिट्री सर्विस पे का मतलब समझाया जाए कि भैया मिलिट्री सर्विस पे होती क्या है, और यह बात सरकार को भी अभी तक समझ में नहीं आई। भाई फ्रंट लाइन कमांडो कौन है? जो ऑपरेशनल चलते हैं, कहीं युद्ध होता है, कहीं वॉर होता है, कहीं कोई हार्श कंडीशन है, वहां पर सबसे पहले कौन जाता है? आप जरा नीचे कमेंट करिए, आप ज्यादा बताइए कि भैया सबसे पहले हमारा जवान ही जाता है। ओआरई फ्रंट लाइन कमांडो है, वही सबसे पहले आगे रहता है दुश्मन की गोली खाने या फिर कहीं लड़ाई लड़ने। तो सबसे क्रिटिकल कंडीशन किसकी है? किस एरिया में सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है जहां पर हमारा जवान तैनात रहता है? तो सबसे ज्यादा मुश्किल रिस्क किसका है? वो है हमारा ओआरस का। तो दोस्तों ये उल्टा होना चाहिए था, ओआरस की सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए थी, साथ ही साथ उसमें जीएसटीओ को भी इंक्लूड करा जाना चाहिए था। अब दोस्तों इस प्रपोजल में अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड करिए। जेसीओस ओआरस की मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसमें ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे अलग रखी गई है। जेसीओस की बताइए 18,000 रुपए और ओआर की रखी गई है 12,000 रुपए। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जैसा आपको पता है उड़ीसा हाई कोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है। जी हां दोस्तों, और उसमें डिमांड रखी गई है कि अगर कोर्ट या फिर सरकार अधिकारियों के समान ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे नहीं करता, तो फिर एमएनएस के बराबर ओआर जेसीओस को मिलिट्री सर्विस पे दे दी जाए। ये डिमांड करी गई है उड़ीसा हाई कोर्ट में, जो अभी ये कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन इसमें डिमांड कुछ और करी गई है। इसमें डिमांड करी गई है कि जेसीओस को 18,000 दे दी जाए और उससे कम ओआर को 12,000 दे दिया जाए, अधिकारियों की डबल कर दी जाए, 30,000 कर दी जाए, और एमएनएस को 21,000 रुपए दे दिया जाए। तो दोस्तों क्या यह प्रपोजल सही है? क्या यह सही प्रपोजल है? मैं तो नहीं मानता कि यह सही प्रपोजल है। इस प्रपोजल को दोबारा देखा जाना चाहिए। अगर यह प्रपोजल सरकार के पास पहुंच गया, पे कमीशन के पास पहुंच गया, तो फिर से दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे एक नई विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, फिर से एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी मिलिट्री सर्विस पे। तो दोस्तों जो डिमांड है इक्वल करने की, जो मांग है उस पे कायम रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे मिलिट्री सर्विस पे बढ़ तो रही है, लेकिन जो गैप है वो भी तो बहुत ज्यादा है। वो कहां खत्म हुआ? यहां पे मिलिट्री सर्विस से बढ़ तो गई है, जेसीओ की 18,000, ओआर की 12,000, एमएनएस की 21,000, ऑफिसर्स की 30,000, बढ़ तो गई है, लेकिन गैप बहुत है। रिस्क फैक्टर के आधार पे ओआर जेसीओस को एक कैटेगरी में करा जाए और ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा बढ़ाई जाए। अगर इक्वल नहीं भी होती, अगर नहीं भी करती सरकार, तो कम से कम ओआर जेसीओस को एक कैटेगरी में करके इनकी ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे हो। 20,000 से ऊपर 8 सीपीसी में ऐसी डिमांड होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रपोजल दिया तो गया है, लेकिन इस प्रपोजल से मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्या आप संतुष्ट हैं? जरा आप अपने विचार कमेंट जरूर करेगा। जी हां दोस्तों, मैं आपके विचार भी जानना चाहता हूं। एजी ब्रांच के द्वारा जो ये प्रपोजल बनाया गया है, क्या इससे आप सहमत हैं? मिलिट्री सर्विस पेपर जो उन्होंने बताया गया, जरा कमेंट करके आप जरूर बताएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारियां दे दी कि किसके आधार पे यहां पे डिवाइड कर दिया गया है ओआर जेसीओस को, वो भी अलग अलग, वो भी दोस्तों पॉलिसी मैटर मान के, उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से या फिर उनके काम को देखते हुए। भैया यहां पर मिलिट्री सर्विस पे के डेफिनेशन की बात हो रही है, रिस्क अलाउंस की बात हो रही है। तो रिस्क जिसको सबसे ज्यादा है, तो भैया उसको सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। और फिर जेसीओस की कैटेगरी आपने अलग कर दी है, जेसीओ को आपने अलग मान लिया। वो तो हम भी जानते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन क्या जेसीओस को 18,000 और ओआर को 12,000, क्या ये सही है? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर फॉर दिस प्रपोजल। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं।
क्या आप एग्री करते हैं? जरा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। क्या गलत है क्या सही है वो भी मैं आपको बताता रहता हूं, चाहे कितने भी प्रपोजल तैयार हो जाएं। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।